सिर्फ 13 रुपीज पर ट्रेड करने वाला स्टॉक एक ही क्वार्टर में 110 रुपीज पर आ गया। बीएनएल का 10 टाइम्स रिटर्न असल में है क्या? बीएनएल की फ्यूचर की ग्रोथ भी क्या ऐसे ही होगी जिस तरह के ये पिछले क्वार्टर में इसकी सेल्स, इसकी प्रॉफिट्स और इसकी स्पेशली स्टॉक की प्राइस रही है? 1980 में प्राइवेट कंपनी के तौर पर बनने वाली एक कंपनी जिसको बनाया मिस्टर यूसुफ शफीक चौधरी ने, और वो कंपनी फुली ऑपरेशनल हो गई 1984 में। तो यही ऑपरेशनल होने वाली कंपनी 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी जो कि पीएसएक्स में बीएनएल के नाम से जानी जाती है, मीन के बनीज पाकिस्तान लिमिटेड। अस्सलाम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियन। तो आज हम करने जा रहे हैं बनीज लिमिटेड के एनालिसिस। तो चूंकि ये बनीज लिमिटेड के एनालिसिस भी कमेंट बेस किए जा रहे हैं, तो आप भी अगर किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक नज़र हमारे प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारी फैसिलिटीज आपके सामने हैं। और इसी तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप बिल्कुल फ्री पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड और बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस की वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उन कंपनीज के एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो चलिए बनीज लिमिटेड के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये बनीज लिमिटेड, जो कि बनीज पाकिस्तान लिमिटेड के तौर पर भी जानी जाती है, जिसका फॉर्मली नॉन बनीज ब्रेड पाकिस्तान लिमिटेड के तौर पर भी है, जो कि ये वेल नोन कंपनी है बेकरी वेयर्स की। तो ये फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। अब चूंकि इसके प्रोडक्ट्स लोकल बेस ही बहुत ज्यादा हैं, और इसलिए इस कंपनी के अकॉर्डिंग आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। तो 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली कंपनी, जो कि 1980 में जब बनी तब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। देन 2017 में ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। और अभी 2024 का जो साल गुजरा वो इस कंपनी के लिए लॉसेस वाला गुजरा। लेकिन ये 2024 का लॉसेस वाला साल गुजरने के बाद आखिर इस स्टॉक पर आया क्या कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा हो गई। तो ये आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। बेसिकली ये बनीज पाकिस्तान लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में ही है, मतलब कि मेन प्रोडक्शन प्लांट इनका लाहौर में है। अब बेसिकली ये जो बनीज पाकिस्तान लिमिटेड थी, ये मून लाइट वालों के साथ इनका मर्जर हुआ था। अब जिस तरह की ये तस्वीर आपके सामने है, ये बेसिकली मून लाइट लिमिटेड जो थी इनका डी मर्जर हुआ, मतलब रिवर्स हो गया मर्जर इनका 2017 में, 2016 से 18 के दौरान। तो 2017 में इसीलिए इन्होंने अपना आईपीओ इशू किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने स्टॉक को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, और बीएनएल के नाम से इनका स्टॉक जाना जाता है। तो अब ये एक इमेज जो आपके सामने है, जो कि इनके को मैन्युफैक्चरिंग की है, मतलब को मैन्युफैक्चरिंग विद मेजर मल्टीनेशनल्स, जो कि ये इनकी जो पार्टनरशिप है, मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है ये पेप्सी को पाकिस्तान के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है, जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड पैकेज जो मतलब पैकेजिंग करती है पेप्सिको के साथ स्नैक्स प्रोडक्ट्स के साथ। और आगे इनका जो सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स है वो पेप्सी को प्रोवाइड करती है उन्हें फ्लेवर्स वगैरह। इसी तरह यूनिलीवर को जो वॉल्स है एंड एंग्रो के जो अमोल है, वो भी बनीज को जो है वो सप्लाई करते हैं रोस्टेड एस एंड एसेट्स नट्स अंडर द कोको मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट। तो इनके इन दो मेजर कंपनीज के साथ, दो मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो अब अगर ये बनीज के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये प्रोडक्ट्स में देखते हैं आपके ये इनमें जो ब्रेड्स आ जाती हैं। अब ब्रेड भी काफ़ी टाइप्स की आ जाती हैं, लाइक प्लेन ब्रेड्स एंड अदर। अब ये ब्रेड्स के बाद इनके साथ ही बंस आ जाते हैं। ये बंस भी इनकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं। इनके साथ ही रस्क आ जाते हैं, जो कि रस्क डेली मतलब यूजेज है। और इसी तरह ये रस्क के बाद ये जो स्नैक्स वगैरह हैं ये भी इनकी प्रोडक्ट्स आ जाती है। और मज़ीद मेजर प्रोडक्ट्स ये आपके सामने हैं, जो कि पाकिस्तानी लोकल बेस यूज़ की जाती हैं। और अगर इनके कस्टमर्स की बात करें, तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो लोकल हैं वही इनके मेन मेजर कस्टमर्स हैं। तो चूंकि फूड से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा पब्लिक इनको यूज़ करेगी उतना ज़्यादा इनकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होंगी, उससे इनके प्रॉफिट्स वगैरह और ईपीएस भी इंक्रीज होगी। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, बनीज ने स्पेशली ब्रेड्स में एंड बंस में काफ़ी ज़्यादा अपना जो नाम है मार्केट में पूरे पाकिस्तान में बना लिया है। तो अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी जो है वो लाहौर में जो मेन प्लांट था
उसमें प्रोडक्शन हो रही थी और आस-पास के जितने भी प्रोडक्टिंग एरिया थे, जो इनके पास एरियाज़ थे, उनमें इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जा रही हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने अपने फ्यूचर्स को थोड़ा ब्राइट करने के लिए एक मज़ीद कदम उठाया, जो कि आगे भी मज़ीद इसको ये फ़ॉलो करेंगे और मज़ीद जो है इसमें बेहतरी लाएँगे। वो ये था कि ये एक नोटिस आपके सामने है, जो कि 21 मई 2025 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये I9 इस्लामाबाद जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें ये अपना प्रोडक्शन प्लांट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन प्लांट की जो कैपेसिटी थी, वो मतलब जो लाहौर में प्रोडक्शन प्लांट है, उसका 25% जो है वो प्रोड्यूस करेगा I9 इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद का जो है प्लांट। वो इनकी ब्रेड प्रोडक्शन इनकी स्टार्ट होनी थी, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन अनाउंस किया था 21 मई 2025 में। अब यहाँ पर एक मेन बात, जो कि यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया कि वो आखिर मेन प्लांट जो है, प्रोडक्शन प्लांट लगना तो है, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से पूरे होंगे, और ना ही इन्होंने यहाँ पे कैपेक्स का कोई यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये कंपनीज़ में अब अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, देन वहाँ पर टोटली और इवन के बोर्ड मीटिंग्स में भी ये अनाउंस किया गया था कि कोई भी राइट शेयर इश्यू नहीं करेंगे या इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। ये टोटली जो फाइनेंस होगी वो कंपनी खुद ही करेगी। मतलब कि कंपनी के अंदर जो फ्री कैश फ्लो मौजूद होगा, कंपनी उसी को यूज़ करके वो प्लांट लगा रही है। और यहाँ पर प्लांट लगाने का मकसद पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में अपनी रीच को बढ़ाना है। अब उस अनाउंसमेंट के बाद 3 जुलाई 2025 को एक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ये नोटिस लिस्टेड हुआ। अब ये नोटिस में बीएनएल ने अनाउंस किया कि जो प्रोडक्शन प्लांट है कंपनी का, वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है, सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च कर दिया है, बना दिया है। अब ये बनाने के बाद जो जिसकी कैपेसिटी 25% है लाहौर के प्लांट को लेकर, जो कि इनकी 25% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये ब्रेड वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, जो कि I9 इंडस्ट्रियल एरिया में थी। अब यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया कि ये पूरे का पूरा जो ब्रेड प्रोडक्शन प्लांट है, वो लाइन है, वो इस्टेब्लिश हो चुकी है और इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पर ये बताते हैं कि जो प्रोडक्शन प्लांट है फुली ऑपरेशनल हो चुका है, और नेक्स्ट जो क्वार्टर आएँगे, उसमें इसके जो प्रॉफिट्स हैं, वो इंक्लूड होंगे। मतलब कि इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर जाएँगी इसी क्वार्टर से, एंड देन आगे जो क्वार्टर आएँगे उसमें इसके प्रॉफिट्स भी नज़र आएँगे। तो मतलब कि 2024 में लॉस में जाने वाली कंपनी 2025 में प्रॉफिट्स में भी आई और उन्होंने अपने एक्सपेंशन को भी बढ़ाया। और इवन कि ये अभी एक नोटिफ़िकेशन था, यहाँ पर इनके बोर्ड्स मीटिंग्स ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन है, ये उसको सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं बल्कि मज़ीद अदर रीजन्स पर भी इसको स्प्रेड करेंगे। तो इनका मेन फ़ोकस अब अपने एक्सपेंशन पर है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ये कितनी एक्सपेंशन कर पाते हैं और अपने रेवेन्यूज़ में, अपने प्रॉफिट्स में कितनी कंट्रीब्यूशन करवाते हैं और आगे फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस होती है इसकी। तो अब इसके फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीएसएक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, जो कि पीएसएक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएनएल का स्टॉक है, मतलब कि बनीज़ लिमिटेड, जो कि फूड एंड पर्सनल केयर के सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इसकी जो स्टॉक की प्राइस है, ये आपके सामने, और 52 वीक्स रेंज का जो हाई है, वो भी आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक की प्राइस है, वो 10 टाइम्स कैसे इंक्रीज़ हुई। अब इसको हम मज़ीद देखते हैं। इसका 1 ईयर चेंज एंड ईयर टू डेट चेंज आपके सामने है, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर। तो बेसिकली ये सबसे पहले एनुअल पर फाइनेंशियल्स देख लें आप, जो कि एनुअल बेस पर जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के, 2021 में जो कंपनी की जो सेल्स वगैरह थी वो इंक्रीज़ रही, जो कि 3.5 मिलियन इन जो सेल्स थी, ये रुपीज़ इन 1000, इनको मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे देन एग्ज़ैक्ट वैल्यू आएगी। देन इसी तरह ही जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो रहे, और 2.66 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 2.66 इनकी जो अर्निंग पर शेयर है ही 2021 में। 2022 में इनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई लेकिन प्रॉफिट्स डिक्रीज़ हो गए, जिससे इनकी अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली वो भी डिक्रीज़ हो गई, जो कि 2.08 तक आई। एज़ कम्पेयर टू 2021 इनकी जो अर्निंग पर शेयर वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई। अब 2023 में देखें तो 2023 में सेल्स पिछले दोनों सालों की निस्बत और मज़ीद हो गई, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो 2022 की निस्बत मज़ीद और नीचे आ गया, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर 1.97 तक आ गई। अब इसको देखते हुए अब 2024 में आप देख रहे हैं कि इसकी जो सेल्स वगैरह हैं वो पिछले तीनों सालों से काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है और इसी तरह ईपीएस वगैरह है, ये कंपनी की डिक्रीज रही। तो ये क्वार्टर वाइज में आपको दिखाने से पहले इसकी मेन वजह दिखाता हूँ। तो ये एनुअल रिपोर्ट्स पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मतलब शेयर होल्डर्स का जो है उन्होंने एक टेबल ड्रा किया हुआ है, वो आपके सामने है, जो कि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का है। तो ये 2023-24 की आपके सामने रेशियो है, जो कि रेवेन्यू नेट देखते हैं आप 2023 और 24 की निस्बत 100% जो रहा। ग्रोस प्रॉफिट को देखें तो ग्रोस प्रॉफिट 2023 की निस्बत 2024 में डिक्रीज रहा। अब जिस तरह की अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी क्लेम करते हैं
कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ आएँगे, जो भी ऊँच-नीच प्राइसेज़ में होंगी, ये सीधा का सीधा कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं उसके प्रॉफ़िट्स को। तो यहाँ पर इनके 2024 में जो प्रॉफ़िट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया। तो यहाँ पर जो 23.91% जो इनका ग्रॉस प्रॉफ़िट था 2023 में 2024 में, वो डिक्रीज़ होकर सिर्फ़ 20.31 तक आ गया। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देख लें, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के आप देखें, जो कि 2023 में 951 मिलियन थे, जो कि इंक्रीज़ होकर 1173 मिलियन तक आ गए। तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुए। अब यहाँ पर आप नोट करते जाएँ कि ग्रॉस प्रॉफिट जो कि डिक्रीज़ हुए हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से भी डिक्रीज़ हुए। इसी तरह ही जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स जो रेशियो है, वो भी डिक्रीज़ हो गई। इसी तरह ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, जो कि अगर आप देख सकते हैं, जो कि 7.17 2023 में इसकी रेशियो थी, वो 3.57 तक आ गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ है, जिसकी जो कि मेन वजह इसकी ये भी बनी, इस कंपनी के लॉस में आने की। अब इसी तरह आगे फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह ये डिटेल आपके सामने है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह को देखें आप, जो कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस जो थे, वो कंपनी के 2023 में मतलब माइनस में ही थे। लेकिन वही एक्सपेंसेस कंपनी के 2024 में 0.24 तक इसकी रेशियो आ गई। तो ये भी एक्सपेंसेस कंपनी के पास आ गए। इसी तरह ही लॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, जो कि लॉस या प्रॉफिट जो भी कंपनी को हुआ, यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ 2024 में। अगर उसको देखें, 2023 में कंपनी को 198 मिलियन का प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पर 5 मिलियन का जो है कंपनी को लॉस हुआ है। अब इसी तरह टैक्सेशन वगैरह ऐड हो गई, टैक्सेशन जो कि 1.17 2023 में थी, लेकिन इस दफ़ा टैक्सेशन भी ज़्यादा हो गई, जो कि 1.47 तक आ गई। तो इसकी रेशियो कितनी ज़्यादा हो गई, जिसने इसको मज़ीद काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो ये देख सकते हैं आपके लॉस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है कंपनी के 2023 में, जो कि 131 मिलियन थी, आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, टैक्सेशंस को निकाल के। लेकिन वही 2024 में कंपनी के जो ऑब्वियसली जो पहले ही लॉस में थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो टैक्सेशन प्रोवाइड की कंपनी ने, टैक्सेशन करने के बाद जो को लॉस था कंपनी का, ऑब्वियसली वो टैक्सेशन भी लॉस में ही काउंट होनी थी, जिससे उसकी अर्निंग पर शेयर -1.62 तक आ गई। तो 2023 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो 1.97 है, लेकिन यही टेबल में आप देख सकते हैं कि 1.62 इसकी अर्निंग पर शेयर आई। तो अब यहाँ पर 2025 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ पे आएगी, लेकिन अब टैक्सेशन में इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आएगा। टैक्सेशन सेम आएंगी, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैं, इनकी रेशियो वो भी तकरीबन सेम रहने की ही तवक्को है। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसी तरह ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन्स जो हैं, ये बाकी जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर रही है, कि कंपनी इसको कवर करेगी एंड देन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको नज़र भी आएगा। तो ये 2024 में लॉस में जाने के बाद अब क्वार्टर वाइज आ जाते हैं। ये क्वार्टर वाइज को देखें कि थर्ड क्वार्टर 2025-24 जो है वो ऑब्वियसली लॉस में ही था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 जो है वो कंपनी का अच्छा रहा। इसमें कंपनी के जो सेल्स हैं 2024 के थर्ड क्वार्टर की निस्बत इंक्रीज रही, और कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो भी पॉजिटिव में आ गई, कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो भी पॉजिटिव में आ गए। इसी तरह ही सेकंड क्वार्टर 2025 में जो सेल्स है कंपनी की, वो फर्स्ट क्वार्टर 2025 की निस्बत थोड़ी-सी इंक्रीज़ हुई, लेकिन उसके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, जिससे उसकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रही। इसी तरह थर्ड क्वार्टर 2025 भी आपके सामने है, जिसमें जो कंपनी की सेल्स हैं, वो 2025 की निस्बत तकरीबन थोड़ी-सी कम है, लेकिन उसकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब यही एक्सपेक्टेड है कि फोर्थ क्वार्टर जो 2025 का होगा, जो फाइनल ईयर आ जाएगा, उसमें कंपनी के जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स हैं और कंपनी के जो सेल्स हैं, उसमें थोड़ी बेहतरी लग लग रही है, और इवन कि स्पेशली जो बेहतरी आएगी वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में, ईपीएस में आ सकती है। और इसी तरह ये पे आउट हिस्ट्री आपके सामने है। तो पे आउट हिस्ट्री में कंपनी मतलब कि एज सच कोई पे आउट नहीं दे रही। तो 2021 में कंपनी ने एक दफ़ा 30% बोनस दिया। 2018 में कंपनी ने 10% जो डिविडेंड दिया, मतलब कि ₹1 का डिविडेंड। इसी तरह 2009 में ₹0.5 जो है कंपनी ने वो डिविडेंड अनाउंस किया था। तो ये सब देखने के बाद अब मैं एनुअल रिपोर्ट पर आपको लेकर आता हूँ, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप देख सकते हैं कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं कंपनी के, वो कंपनी के 2023 की निस्बत 2024 में है जो है वो इंक्रीज हुए हैं। वो थोड़े से ही इंक्रीज हुए हैं, जो कि नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में इंक्रीज देखा गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो राइट ऑफ यूज एसेट्स थे वो कंपनी के थोड़े इंक्रीज हुए। इंटेंजिबल एसेट्स जो कंपनी के हैं उनमें भी थोड़ा डिक्रीज देखा गया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं कंपनी के, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। तो नॉन करंट एसेट्स ओवरऑल आपके सामने है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज इनमें आया, मतलब इतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं है, माइनर सा इंक्रीज है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था। अब एक इसी तरह करंट एसेट्स के ओवरऑल देख लें आप, स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल्स और बाकी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देख लें
तो ओवरऑल में आपको तकरीबन सेम ही लग रहा है, 2024 में माइनस का इंक्रीज़ है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देख लें 2024 के करंट और नॉन करंट एसेट्स को मिलाकर, उसकी भी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। और इसी तरह ही लायबिलिटीज़ को देख लें, तो लायबिलिटीज़ में ओवरऑल को देख लें आप, तो लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ है। लेकिन जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है उसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ दिखाया है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की आपके सामने है, जो कि 2023-24 की है, जिसमें हमने नेट रेवेन्यू उसकी जो ग्राफ वगैरह वो पहले ही देख लिया था। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में जो अर्निंग वगैरह है, ईपीएस वगैरह वो हमने देख ली थी। अब एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपके सामने है, जो कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कंपनी का, ये आपके सामने है 2023-24 की जो डिटेल है। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेगेटिव कैश 2023 में कंपनी को मिला भी था और कंपनी ने नेगेटिव कैश ही कंपनी छोड़ा था। लेकिन इसी तरह 2024 में भी कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो ही मिला है और नेगेटिव कैश फ्लो ही कंपनी ने छोड़ा 2025 के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक की प्राइस पर। तो सबसे पहले 13 से स्टार्ट होने वाला स्टॉक 110 पर आया। यहाँ पर कंपनी 2024 से 2025 में काफ़ी ज़्यादा रिकवर की। यहाँ पर बाइंग बनती थी। यहाँ पर जो बाइंग है वो जो बाइंग प्रेशर आना था, कंपनी के जो स्टॉक की प्राइस ऊपर जानी थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऊपर आई है। अब इसी तरह ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन जो कि 2025 का अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसके रिजल्ट्स आएंगे, जो कि उसके रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी हैं। तो इसलिए ये स्टॉक की प्राइस अभी यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक ये टोटली आप पर डिपेंड है। एनालिसिस आपके सामने है, तो आप ऐड करना चाहें ऐड कर लें अपने एनालिसिस के, मजीद एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो कि आप खुद भी इसके एनालिसिस करें कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं। और चूंकि अभी ये बहुत ही ओवर वैल्यू स्टॉक हुआ है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अपर कैप्स के बाद बहुत ज़्यादा अपर प्राइस पर आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो बाइंग रेंज है वो कम आपने हमेशा नीचे की ही रखनी है। लेकिन चूंकि ये स्टॉक अभी ज़्यादा ऊपर आया हुआ है और ओवर वैल्यू हुआ हुआ है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये जैसा हमारे एनालिसिस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इस कंपनी के एनालिसिस मजीद कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।